नौ नौ भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस की। ऐसा मर्डर केस जो हुआ तो दिल्ली में, लेकिन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। श्रद्धा प्यार करती थी आफ्ताब नाम के एक लड़के से। उस लड़के ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। अब इस घिनौने अपराध के बाद आफ्ताब को कैसी सजा हो सकती है और वो कौन सी जेल में जा सकता है, यही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर और कानून अधिकारी सुनील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, स्वागत है डिजिटल टॉक में आपका। थैंक यू। सुनील जी, ये जो घिनौना अपराध हुआ है, आफ्ताब ने जो 35 टुकड़े किए हैं दिल्ली के अंदर, और बाद में दिल्ली के मेहरौली का जो जंगल है उसमें उन टुकड़ों को वो हर रोज फेंका करता था। क्या लगता है आपको ये कैसा अपराध है और इसमें कितनी सजा तक संभव है? देखिए, ये ना रेयरेस्ट टू रेयर केस जो होते हैं मर्डर के, उस कैटेगरी में आता है। जो मेरी कैलकुलेशन है, ऐसा मर्डर जो पहले हुआ था वो एक सुशील शर्मा नामक एक कैदी ने किया था। नैना सानी मर्डर केस के नाम से जिसको हम कहते हैं। तो उसमें उसने लाश के टुकड़े करके उनको फिर जला दिया था किसी तंदूर। होटल। तो वैसा हुआ था। देखिए, ये जो ऐसे केस होते हैं उसके बाद शायद ये दूसरा केस है ऐसा। ऐसे केस जो होते हैं इसमें एक ही सजा मिलती है, दैट इज द रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में, दैट इज द डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हैं तो उसमें आपको इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है उसको सहन करना पड़ता है। इसलिए मैंने देखा है कि जैसे डेथ पेनल्टी अगर सेशन कोर्ट ने दी है तो करीब करीब 50% केसेस में तो डेथ पेनल्टी जो होती है ओवरटर्न हो जाती है हाई कोर्ट में। जी। उसके जब वो जो अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अपील में हर कोई जाता है जिसको भी डेथ पेनल्टी होती है, तो जी। सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो वहां पे आप लगाएं खाली 5% केसेस में वो डेथ पेनल्टी जो है सस्टेन रहती है। 95% केसेस में जो है वो डेथ पेनल्टी जो है लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे अब मैंने सुशील शर्मा का नाम लिया। सुशील शर्मा जो नैना सानी मर्डर केस में था, तंदूर कांड। उसके तंदूर कांड के नाम से जाना तंदूर जाता है। कांड, तंदूर, बिल्कुल तंदूर कांड, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। उस केस में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है लाइफ उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो लाइफ में भी फिर हमने उसको जो है कि जिसमें मिनिमम 25 साल जो जेल में काटने चाहिए, उस श्रेणी में इसको रखा था। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस है, जो कि दिल्ली में एप्लीकेबल है, जिसको कि एलजी ने जिसको अप्रूव किया हुआ है, उसके हिसाब से एक ऑर्डनरी जो मर्डर केस में है, ऑर्डनरी मर्डर केस में उसको तो 20 साल जेल में काटने होते हैं विद रेमिशन। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, बस एक सवाल आ रहा है क्योंकि ये कपल आया था मुंबई से लिव इन में दिल्ली रहने के लिए, लेकिन दिल्ली में आकर ये मर्डर हुआ है। तो क्या इनको सजा भी दिल्ली में ही काटनी पड़ेगी? दर्शकों का ये सवाल है, क्या ये तिहाड़ जेल में ही भेजा जाएगा आफ्ताब को? और 35 टुकड़े जिस तरीके से एक लड़की के किए उन्होंने जो इनकी पार्टनर थी, तो क्या ये दिल्ली में सजा काटेंगे? और आपने जैसा बताया कि रेयरस्ट ऑफ द रेयरस्ट कैटेगरी है, और जेल में कैसा सलूक होगा इनके साथ? ये दो सवाल जवाब जी जानना जी। चाहते हैं। देखिए, क्या है कि क्राइम इसने कमिट किया दिल्ली में। जी। देखिए, बॉम्बे से इनका जो है अफेयर्स चल रहे थे, पर क्राइम इसने कमिट किया दिल्ली में। तो इसके ऊपर दिल्ली का कानून जो है, दिल्ली की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। प्लस जो इसका जो लाश के, अगर अभी तक तो मिला नहीं है कुछ, अगर लाश मिल जाती है इनको, उसके टुकड़े मिल जाते हैं, तो वो भी दिल्ली से मिलेंगे, मेहरौली में, जैसा कि ये बता रहा है कि इसने मेहरौली में फेंके थे। कि पुलिस मिल टीम तो गई है, जाएंगे क्योंकि, पुलिस टीम लेके गई है इनको। हाँ तो नहीं, पुलिस टीम लेके काफी। गई है। प्लस क्या होता है कि बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती है, पर जी। हड्डी जो होती है वो डिकम्पोज नहीं होती, अनलेस कि कोई जानवर वगैरह उसको खा जाए या कुछ और कर दे, तो वो मिल जाती हैं। तो इसका ट्रायल जो है दिल्ली में ही होगा। और दिल्ली में ही मैंने तो आपको बताया है कि इसको डेथ सेंटेंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लगाएं कि आप 6-7 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में होगा ये,
तो उसमें हो सकता है इसको लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। बाकी जो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे ये लोग, इसने काफी हीनियस ऑफेंस जो है किया है, तो ऐसे लोगों को जनरली हम जो है हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते थे। हमारा जो हमेशा जो एक एंडेवर होता था, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं एक दूसरे प्रिजनर्स के लिए भी एक नेगेटिविटी का संचार करते हैं, तो इसलिए इनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि ये किसी के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बने, या और प्रिजनर इनके लिए सिक्योरिटी का खतरा ना बने। तो क्योंकि ओल्ड प्रिजनर, जो दूसरे प्रिजनर हैं, वो भी जब देखते हैं इतना हीनियस ऑफेंस है, तो मैंने जनरली देखा जब ये लोग जेल में आते हैं तो जेल में इनके ऊपर अटैक वगैरह होते हैं। तो जी इसलिए हम इनको लोगों को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं। और ऐसे लोगों को अगर कन्विक्शन हो भी जाती है तो ऐसे लोगों को लेबर भी नहीं देते। जी तो सेफ इनके साथ जो है प्ले किया जाता है। तो ये सब कुछ दिल्ली में होगा, दिल्ली की तिहाड़ में ही होगा या मंडोली में होगा। जी, आपने जैसे याद दिलाया कि जेल के अंदर इनके साथ जो बाकी कैदी होते हैं, जो इतना ब्रूटल मतलब हत्याकांड करके आया होता है, स्पेशली महिलाओं के साथ जिसने क्राइम किया होता है, उसके साथ जेल में भी सलूक अच्छा नहीं होता। मुझे याद है निर्भया केस 2012 में जब हुआ, तो उस वक्त जेल के अंदर आप कानून अधिकारी थे, और मैंने पत्रकार के नाते, रिपोर्टर के नाते अंदर जब आया था, तो जो कैदी पिटाई किया करते थे, राम सिंह यानी जो मुख्य आरोपी था निर्भया केस में, तो उसने बाद में सुसाइड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं क्या जो कैदी होते हैं वो मजबूर कर देते हैं जो इस तरह का हीनियस क्राइम करके आए होते हैं? क्या है ये, थोड़ा कहानी जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, कैदी भी एक समाज का जैसे सामान्य हिस्सा होते हैं वैसे होते हैं। अब तो इवन कैदी के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्यों ना इनको वोटिंग राइट दिया जाए। जी जब इनको वोटिंग राइट देने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सामान्य नागरिक समझते हैं। और जैसे कि एक सामान्य नागरिक के मन में रेपिस्ट के लिए बड़ा रोष होता है, बहुत बदले की भावना होती है, ऐसे ही जो ऐसे हीनियस ऑफेंस करके आते हैं, इनके लिए भी बहुत उनके मन में रोष होता है, बदले की भावना होती है। और जेलर जो होता है, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट होता है, उसका पहला काम होता है कि प्रिजनर की सिक्योरिटी का ध्यान देना। उसको जो भी स्टेप्स लेने होते हैं, पहला काम होता है कि प्रिजनर्स को और प्रिजनर से बचा के रखना, या और प्रिजनर्स को उस प्रिजनर से बचा के रखना। जी। उसके लिए, ताकि और प्रिजनर जो है ऐसे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे प्रिजनर्स को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता है। जैसे आपने निर्भया कांड वाले केस में कहा है, उसमें हालांकि उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में नहीं रखा था, जिसको कि मैंने अपनी बुक में क्रिटिसाइज भी किया हुआ है कि इनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना चाहिए था, जो कि हम्म। नहीं रखा है। इसीलिए मैंने तो उस राम सिंह का कहा है कि उसका मर्डर हुआ था, जो मैंने मेरी बुक में है। तो ऐसे केसों को हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही रखा जाता है। और एक चीज और जानना चाहते हैं, कितनी लंबी इसकी सुनवाई चल सकती है? मतलब ऐसा ना हो कि कई साल तक सुनवाई चलती रहे कोर्ट में, उसके बाद सजा हो आफ्ताब को, क्योंकि जिस तरीके से ये हीनियस क्राइम है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्द इसमें जल्दी होनी चाहिए सजा? बिल्कुल। देखें, दिल्ली में दो तरह की कोर्ट्स हैं। जी एक तो स्पीडियल कोर्ट है जिसमें कि टाइम बाउंड मैनर में केस का डिस्पोजल होता है, और एक कोर्ट है जिसमें कि नॉर्मल ट्रायल होता है। अगर इनका जो स्पेशल कोर्ट्स में अगर ट्रायल चलता है, जो कि मेरे हिसाब से चलेगा, जो मेरा सोचना है, इनका स्पेशल कोर्ट्स में चलेगा, जी। तो उसमें ये लगा के चलें कि 2.5-3 साल, मैं आपको बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव मेरा एस्टिमेट है, 2.5-3 साल लगेंगे इस केस का डिस्पोजल होने में ट्रायल कोर्ट से। और अगर डेथ सेंटेंस वगैरह होती है, फिर इसकी अपील वगैरह जो है हाई कोर्ट में साथ के साथ ही सुनी जाएगी, क्योंकि कोई भी डेथ सेंटेंस होती है तो उसको जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करती, तब तक वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। तो क्या होता है कि जब किसी ने ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है, तो हाई कोर्ट उसकी अपील भी साथ के साथ सुन लेती है। आप लगा के चले उसमें 1-1.5 साल और लग जाएगा। तो ये करीब करीब आप लगा के चले 4-4.5 साल तक में इसका कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी सजा इसको मिल रही है। और उसके बाद अपील में अगर जाएगा तो और आप 1-1.5 साल लगा के चलें, तो 5-6 साल तक का तो आप लगा के चलें कि अगर इसको फांसी भी मिलती है तो 6 साल तो इसको लग के मिले, चलेंगे चलेंगे, अगर हम रूटीन में चलते हैं तो। सुहेल जी, इसमें ये है कि
जो अपराधी है या आरोपी अभी हैं, आफ्ताब, उसको लगने लगा था कि लड़की मुंबई से दिल्ली आ गई है इनके साथ, परिवार से कुछ लेना देना है नहीं लड़की का, कोई बातचीत नहीं होती। तो उसका हौसला इतना बढ़ गया होगा कि उसने ना सिर्फ मर्डर किया, 35 टुकड़े किए, ठिकाने लगाए, कई महीने बीत गए। कहते हैं ये केस कभी नहीं खुलता अगर जो लड़की के दोस्त हैं, जो लड़की की कई दोस्त थी, उन्होंने लड़की के परिवार वालों को कहा कि हम लंबे अरसे से संपर्क करना चाह रहे हैं श्रद्धा से, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी ये चीज चुभी, और कहीं ना कहीं शक हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि आफ्ताब नाम के लड़के के साथ शादी करना चाहती है श्रद्धा। तो परिवार ने जो है पालघर में, महाराष्ट्र में मामला दर्ज कराया। पुलिस दिल्ली आती है, बाद में यहाँ आके परत दर परत जांच की गई और मामला खुल गया। तो आपको लगता है कि अपराधी कभी कभी सोच लेता है कि वो कभी फंसेगा नहीं, और इसी चक्कर में वो फंस जाता है और इतना बड़ा क्राइम कर देता है? आपने तो कई मतलब सैकड़ों क्राइम देखे होंगे। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने सैकड़ों केस ऐसे देखे हैं। होता क्या है कि एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्सेस में। जी। और उसमें जब कोई लड़की, जनरली होता यही, जब लड़की इंसिस्ट करती है कि आप शादी करो, प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ और कारण हो जाते हैं, जी। तो उसमें चाहे लड़का कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो आनाकानी होती है। और हम्म। मैंने ऐसे कई केसों में देखा है कि जिसमें मर्डर वगैरह हुआ हो। पर हम्म। इस केस में बहुत ज्यादा हीनियस मर्डर हुआ है कि आपने जी। लाश के टुकड़े करके फेंक दिए। जी। तो ऐसे केसों में जो है, देखें, एक जो लड़की के माँ बाप है, मुझे हम्म। उसमें कोई इतने फैक्ट्स ज्यादा नहीं पता, उनका भी है कि जब उनको पता था, पता तो नेचुरली उनको होगा कि जब वो दिल्ली में आके सेटल हो गए थे, तो उनको हम्म। पता कि लड़की का अफेयर चल रहा है। तो उनको भी सजग हो जाना चाहिए था, ऐसे अपनी लड़की को जो है एक दूसरे शहर में, बेगाने शहर में बेगाने आदमी के साथ जो है ऐसे जो रिलेशनशिप बना के रखने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए था। उनको भी एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए सुनील थी। जी, वो परिवार ने काफी मतलब मना कर रहा था परिवार, लेकिन लड़की ने कहा कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, इसी लड़के के साथ जीना चाहती है। तो परिवार के हाथ इसमें बंध गए, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक, क्योंकि जबरदस्त वो जो है अपनी मर्जी से, चूंकि बालिग थी, 18 साल के ऊपर उम्र थी उनकी, तो अपनी मर्जी से वो दिल्ली आई। कॉल सेंटर में एक साथ काम करते थे मुंबई में, वहीं मुलाकात हुई। लेकिन दिल्ली जब आई तो उसके आने के कुछ दिनों बाद ही शायद वो सोच के यही आया था कि वो पीछा छुड़ाना चाह रहा था उस लड़की से, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लंबे अरसे से लड़की चाह रही थी कि शादी हो जाए, ये पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। तो शायद वो दिल्ली इसी चाल के तहत आए। और जो पड़ोसियों से हमारे कई रिपोर्टर्स की बात हुई, उन्होंने यही बताया कि इनकी लड़ने झगड़ने की अक्सर आवाज आया करती थी, लेकिन मामला इतना बढ़ जाएगा कि इसमें कत्ल हो जाएगा और 35 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है इसमें पड़ोसियों का रोल कितना अहम हो जाता है? पुलिस के सामने कैसा सबूत वो पेश करेंगे? देखिए, आजकल जो दिल्ली का कल्चर एक डेवलप हो रहा है, उसमें ये हो गया कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के उसमें जो है कोई बात में इंटरफेयर करता ही नहीं। जी। पूरा दिल्ली का कल्चर एकदम चेंज हो रहा है। पहले जहाँ होता था कि आपस में बहुत भाईचारा होता था, त्योहार इकट्ठे मिलकर मनाते थे, सब कुछ होता था। पर आज की डेट में एक पड़ोस में कौन रह रहा है इवन ये नहीं पता होता। जी। तो जैसे इनके पास एविडेंस आए हैं कि रोज इनका झगड़ा वगैरह होता रहता था, तो पड़ोसियों का, अगर किसी पड़ोसी ने ये वाली बात सुनी है, तो ये वाला बयान बड़ा अहम होगा कि आपस में इनका झगड़ा होता रहता था, और किस बात पे झगड़ा होता था। वो बात भी जब ये पुलिस फर्दर तफ्तीश करेगी तो उसमें आ जाएगा कि इस बात पे झगड़ा होता था कि लड़की शादी करने के लिए कह रही थी। देखिए, जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में कभी भी कोई लड़की जो है अनस्टेबल नहीं रहना चाहती। जी। उसका हमेशा ये होता है कि वो एक पीसफुल लाइफ जो अपनी बिताए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिन्होंने इंटर रिलीजन जो है मैरिज की है, और ज्यादातर मैं देखा बड़ा सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जो है बिता रहे हैं। पहले पहले हम्म। फैमिली ने उनको डिस्कार्ड किया, और उसके बाद धीरे धीरे फैमिली भी इन टर्म्स आ जाती है और अच्छे तरीके से चल रहा है। पर हम्म। जहाँ पे, कि लड़का लड़की जो है स्पेशली इस पर्पज से, लड़का अपनी जान छुड़वाने के लिए बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है, और लड़की भी दिल्ली उसके पीछे आ रही है, और वो शादी करना चाहती है, डेस्परेट है कि हमारा फैमिली लाइफ ठीक तरीके से चले, और लड़का नहीं करना चाहता,
तो तब ऐसी मैंने बातें कई केसों में होते हुए देखा। जैसे मैंने आपको एक केस बताया, नैना सानी का केस है, तंदूर मर्डर केस। जी। उसमें भी ऐसा था कि उसमें भी इनका जो है वो, इवन दो उसमें फैमिली राजी थी उस केस में, पर उसमें भी यही हुआ कि लड़के ने उस लड़की से एक रिडेंस लेने के लिए उसने उसका मर्डर किया, उसका जला दिया था। ऐसे ही मुझे लगता है इस केस में हुआ होगा। इसमें सुनील जी, इसमें जो आफ्ताब है उसने पुलिस के सामने कबूलनामा कर लिया है कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है। और कितना मजबूत हो जाता है कि इससे पहला सवाल। और दूसरा कि पुलिस के जो डीसीपी हैं वो मीडिया के सामने आकर सारा कड़ी दर कड़ी केस बता रहे हैं कि इतनी तारीख को ये दिल्ली आए थे, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ऐसे मर्डर किया गया। और उसमें डीसीपी ने हमको ये भी बताया, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसने फ्रिज खरीदा था। स्पेशली 300 लीटर का फ्रिज, बड़ा फ्रिज खरीदा जिसमें 35 टुकड़े जो है ये कर करके रखता था। ना सिर्फ रखता था बल्कि उसके साथ अपना खाना खाने पीने का सामान भी रख रहा था। तो कैसी सोच रही होगी आफ्ताब की। मतलब एक उसने पुलिस को ये भी बताया कि मैं एक वेब सीरीज, हॉलीवुड वेब सीरीज देखकर प्रेरित हुआ इस मर्डर करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या, क्या इस तरह के हत्यारे क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने तो तिहाड़ के अंदर अफजल गुरु और तमाम बड़े बड़े ऐसे ऐसे, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है तिहाड़ के अंदर। हम भी आपसे आकर मिला करते थे तो अक्सर आप बताते थे कि इस जेल में यहाँ पे अफजल गुरु बंद है, यहाँ पे ये आतंकवादी बंद है। तो आपके चलते कई बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर हमने भी देखा और उनके बारे में कहानियां सुनी। क्या लगता है आपको कि क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में जिस तरीके से ये कर रहा था? देखिए, सीधी सी बात मैं बताऊं आपको, हमारा कानून जो है बहुत क्लियर है। कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, कोई शक शुबह नहीं है उसमें। अब इसमें जैसे इसने फ्रिज खरीदा और जो और तैयारी की, बॉम्बे से दिल्ली आया, ये सब एविडेंस इसके खिलाफ जाते हैं। नंबर वन। नंबर दो, जो पुलिस के आगे इसने बयान दिए है, उसकी कोई एक खाली बहुत एक परसुएसिव वैल्यू है। उसकी परसुएसिव वैल्यू ये है कि जैसे इसने पुलिस के आगे कहा है कि मैंने फ्रिज खरीदा था, मैंने लाश के टुकड़े खरीदे, लाश के टुकड़े किए, और फिर लाश को मैंने यहाँ यहाँ फेंका। और लाश अगर रिकवर हो जाती है जहां जहां इसने फेंका है, इसने जो फ्रिज खरीदा है, वो सारा चीज प्रूव हो जाती है। तो इसमें क्या है कि पुलिस के आगे जो इसने बयान दिया उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसकी जी। वैल्यू तब होती है जब उस बयान के साथ आप एविडेंस को जोड़ रहे हैं। जैसे पहले इसने फ्रिज खरीदा, बड़ा फ्रिज खरीदा, ये एक एविडेंस है। दूसरा, इसने इनका झगड़ा रहता था, पड़ोसियों का अगर बयान आ जाता है कि इनका आपस में झगड़ा रहता था, तो एक दूसरा ये वो है। तीसरा, वो शादी करना चाहती थी। तीसरा ये बयान है, मतलब ये एक मोटिव है कि उसने मर्डर क्यों किया। चौथा, अगर आपने लाश जहां फेंकी है, आप पुलिस के साथ जाते हैं, उसके टुकड़ों को रिकवर करवा देते हैं, ये चौथा एविडेंस है। पुलिस के आगे बयान देने की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि पुलिस के बयान के साथ आपकी एविडेंस की रिकवरी, अगर एविडेंस को आप जोड़ देते हैं, तो उसकी फिर पूरी वैल्यू हो जाती है। और उसमें मैंने आपको जैसे बताया, ऐसे केसेस में ये केसेस रेयरेस्ट इन रेयर केसेस है, और ऐसे केसेस में जनरली जो है डेथ सेंटेंस होती है। अपने दर्शकों को बता देते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता क्या है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वो कि जो आम अपराध से बिल्कुल एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता हो। जैसे निर्भया का केस था, जिस ब्रूटल तरीके से जो अपराधियों ने जो उस रेप को अंजाम दिया था, वो बाकी रेप कांडों से बिल्कुल अलग था। इसीलिए उनको फांसी हुई। लंबा वक्त लगा लेकिन फांसी हुई। तो सुनील जी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रेयर केस होता क्या है। सुनील जी, सही कहा मैंने? आप इसे बिल्कुल, सीखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वो होते हैं जिसको कि अखबारों की हेडलाइन में जो है बहुत बड़ी जगह मिल रही है, प्रेस वाले उसको बहुत ज्यादा छाप रहे हैं। जनरली मैंने वो देखा है, वो रेयरेस्ट इन रेयर केस होता है, और आपको लगता नहीं है सीरियस केस होता है। जी जी, अब वक्त आ गया है कुछ एक तो जो फैसले होते हैं अदालत के थोड़े जल्दी हों, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हों उनके खिलाफ थोड़े मामले बहुत जल्दी निपटाए जाने जरूरी है, और सख्त सजा जरूरी जरूरी है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखें, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जैसे रेप का मामला है या दूसरे केस होते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जिसमें कि स्पेशल ट्रायल होता है और टाइम बाउंड मैनर में उनका डिस्पोजल होता है। तो
बिल्कुल, ये ऐसा, ये गवर्नमेंट की थिंकिंग भी है और ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसे केसों का निपटारा जल्द से जल्द टाइम बाउंड मैनर में हो। इनफैक्ट ऐसे केसों में क्या, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी क्रिमिनल ट्रायल हैं जी। उनका टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल होना चाहिए, तब भी लोगों की न्याय के प्रति जो है आस्था जो है जागेगी। आप देखें क्राइम क्यों होता है। क्राइम इसलिए होता है कि सबको पता है कि भारत में ट्रायल जो है सालों साल चलते रहते हैं और सजा हो भी सकती है, 50-50 पॉसिबिलिटी होती है कि सजा हो या ना हो। तो इसीलिए एक आदमी ट्रायल ये क्राइम करने के लिए एक इंसाइट होता है, उसको एक क्राइम करने का, वो कहते हैं क्राइम कर दो या देखी जाएगी सजा होगी या नहीं होगी, बात की बात है। और आपको पता होगा कि ये इंडिया में जो हमारी क्राइम जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है। करीब करीब आप अगर एक्चुअल कन्विक्शन रेट बना के चलें तो 24-25% के करीब है। जब इतनी कम कन्विक्शन रेट है और इतने लंबे लंबे ट्रायल चलते हैं, तो इससे लोगों का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो क्राइम करते हैं। अगर जैसे आप विदेशों में देखेंगे कि वहां क्या होता है, इवन अगर आप पाकिस्तान भी देखें, पाकिस्तान में हालांकि डेमोक्रेसी नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में देखें कि अगर आज उसमें मर्डर हुआ है तो वो 6 महीने में सजा दे देते हैं। तो हमारे यहाँ 6 महीने में नहीं, अगर 2 साल में, जैसे 3 महीने में इनको जो है चालान देना होता है, अगर सीआरपीसी प्रोसीजर के हिसाब भी चले तो मर्डर का केस ये बड़े आराम से 2 साल में पूरा कर सकते हैं। अगर ये अननेसेसरी एडजर्नमेंट वगैरह मत दें तो आराम से कर सकते हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है उसका एक टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल होना चाहिए, ताकि लोगों का क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक विश्वास जागे। आप देखें इंडिया की जेलों में करीब करीब 70% जो है अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल उसी उन्हीं जेलों में ज्यादा होते हैं जहां पे जहां पे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है स्लो होता है। नहीं तो 70% अंडर ट्रायल होने का मतलब ही नहीं है। आप अगर किसी विकसित जेल में जाएंगे, विकसित देश की जेल में जाएंगे या विकसित या डेवलपिंग कंट्री की भी जेल में जाएंगे, वहां आप देखेंगे 30-35% अंडर ट्रायल होते हैं, 70% कन्विक्ट होते हैं। हमारे यहाँ ये उल्टा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा है, और इसको आप आम स्पीड पे तभी ला सकते हैं जब आप हर एक ट्रायल की समय सीमा जो है बांधेंगे। तो सुनील जी, आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। आपके पास कई किस्से कहानियां हैं तिहाड़ जेल से जुड़े हुए। इन्होंने बड़े बड़े अपराधी जेल के अंदर जो है कई फांसियां करवाई हैं अपने हाथ से। मीन्स वहीं मौजूद थे। पहले सुप्रीम जेल बनकर अंदर थे, कानून अधिकारी बनकर अंदर रहे। 35 साल लंबा अरसा तिहाड़ जेल के अंदर सुनील गुप्ता जी ने बिताया है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इनको इतने अच्छे से जानते हैं, और कई बार इनके चलते तिहाड़ जेल के अंदर जाकर स्टोरी करने का मुझे मौका मिला। मैंने कम से कम 20 से ज्यादा बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुनील जी के रहते हुए मैंने स्टोरीज की। इनफैक्ट जब पूरी दुनिया देखना चाह रही थी कि राम सिंह कौन है अपराधी जिसने निर्भया के साथ वो जो है घिनौना अपराध किया, मुझे लगता है कि उस वक्त भी जेल के अंदर में आया था और सुनील जी वहाँ कानून अधिकारी थे। जिस तरीके से जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी, कैदियों ने बखूबी उनको सबक सिखाया। बाद में कहा जाता है सुसाइड की, कुछ लोग कहते हैं उनका मर्डर हुआ। तो ये हमेशा विवाद का विषय बना रहेगा। लेकिन ऐसे ही तमाम किस्से कहानियां हम सुनील जी से सुनते रहेंगे कि कैसे बड़े बड़े अपराधी अंदर थे, क्या क्या उनको पसंद था नापसंद था, कैसे अफजल गुरु को फांसी हुई। तो मुझे लगता है दर्शक लगातार ये सवाल भेजते हैं। तो सुनील जी से एक दिन मैं विस्तार से, आज तो हमने बात की किस तरीके से श्रद्धा और को आफ्ताब ने 35 टुकड़े करके मारा। लेकिन आने वाले दिनों में हम सुनील जी से जल्दी जुड़ेंगे। तो तिहाड़ जेल की कुछ इनसाइड स्टोरीज सुनील गुप्ता जी हमारे दर्शकों के लिए लेके आएंगे, क्योंकि डिजिटल टॉक लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। लाखों करोड़ों दर्शक इसको देख रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर इसके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आपसे तो इतना पुराना रिलेशनशिप है, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके। और मेरी बात करके अगर किसी पब्लिक को पता लग सकता है कि क्राइम कैसे होता है तो मुझे खुशी होगी, ताकि सावधानी जो है क्राइम प्रिवेंशन का सबसे बड़ा साधन जी है। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दर्शकों, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि क्राइम को बढ़ने से हम, हमारा मकसद है रोकना। क्राइम अगर आम लोगों को पता रहेगा, आम लड़कियों को पता रहेगा कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, तो अंजाम श्रद्धा जैसा
नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।